परिणाम होता है जो बिना ध्यान दिए धीरे धीरे ऊर्जा और जीवन शक्ति को कम करती रहती है। यह छोटी छोटी आदतों के बारे में है जिन्हें हम समय के साथ सामान्य या अपरिहार्य मान लेते हैं, जबकि वास्तव में वे धीरे धीरे और लगातार शरीर को कमजोर कर सकती हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कई लोगों को यह भी पता नहीं चलता कि वे दिन प्रतिदिन ऐसे व्यवहार दोहरा रहे हैं जो अंततः उनके जीवन के वर्षों को कम कर देते हैं। हर सुबह जागने पर वे स्वचालित व्यवहारों का पालन करते हैं जो धीरे धीरे उनकी ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और इस बहुत कम लोग केवल अधिक उम्र तक पहुंच जाने के कारण ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वास्तव में कई लोग वर्षों तक दोहराई जाने वाली आदतों के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं। जीवन ज्ञान में आपका स्वागत है। शुरुआत में यह कथन कठोर या अन्यायपूर्ण लग सकता है, लेकिन इसे समझना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और मानव व्यवहार से जुड़े क्षेत्रों में 40 से अधिक वर्षों तक काम करने के बाद मैंने स्पष्ट रूप से देखा है कि शरीर का क्षय शायद ही कभी अचानक होता है। अक्सर यह दशकों तक ऐसी दिनचर्याएं बनाए रखने का जीवन चरण को उस पूर्णता के साथ जीने की संभावना को कम कर देते हैं जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक ऐसी बात साझा करना चाहता हूं जिसे मैं अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूं और जिसने वृद्धावस्था को समझने के मेरे तरीके को पूरी तरह बदल दिया। वर्षों की परामर्श प्रक्रिया के दौरान मैंने एक मनोवैज्ञानिक घटना देखी जिसके बारे में पेशेवर क्षेत्र के बाहर बहुत कम चर्चा होती है। कई लोगों में लगभग 65 या 70 वर्ष की आयु के आसपास सोचने के तरीके में एक शांत परिवर्तन होने लगता है। बिना महसूस किए मन इस तरह व्यवहार करने लगता है जैसे जीवन का सबसे सक्रिय चरण समाप्त हो चुका हो। यह आवश्यक नहीं कि कोई बीमारी हो या अवसाद की स्थिति हो, यह कुछ अधिक सूक्ष्म होता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपनी ही जीवन कहानी का मुख्य पात्र महसूस करना बंद कर देता है। जब यह विचार मन में बस जाता है तो शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। शारीरिक शक्ति तेजी से घटने लगती है, स्मृति कम सक्रिय हो सकती है, उत्साह कम हो जाता है और प्रेरणा मानो गायब हो जाती है। अक्सर आसपास के लोग इसे उम्र से जुड़ी एक सामान्य बात मान लेते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होना जरूरी नहीं है। इस सामग्री में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह प्रक्रिया क्यों होती है, कौन सी आदतें इस गिरावट को बढ़ावा दे सकती हैं और सबसे महत्वपूर्ण यह कि कौन से सरल कदम अधिक सक्रिय और बेहतर जीवन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। यहाँ केवल व्यायाम या सामान्य चिकित्सीय सलाह की बात नहीं होगी। हम उन पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे जो इस बात से जुड़े हैं कि व्यक्ति स्वयं को कैसे देखता है, अपने अतीत से कैसे जुड़ता है, अपने भविष्य की कल्पना कैसे करता है और अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे संबंध रखता है। पहली नजर में ये तत्व स्वास्थ्य से सीधे जुड़े हुए नहीं लग सकते, लेकिन वे हमारे बाद के वर्षों को जीने के तरीके को हमारी सोच से कहीं अधिक प्रभावित करते हैं। इन दृष्टिकोणों के आधार पर कोई व्यक्ति इस चरण को ऊर्जा और उद्देश्य के साथ जी सकता है या धीरे धीरे अपनी जीवन शक्ति को कम होते हुए महसूस कर सकता है। यदि आप यह देख रहे हैं और आपकी उम्र 60 या 70 वर्ष से अधिक है या आपके किसी करीबी व्यक्ति का जीवन इस चरण में है, तो संभव है कि आगे जो आप सुनेंगे वह आपको समय के गुजरने के बारे में एक अलग दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करे। एक विचार है जिसे मैं अक्सर दोहराता हूं क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को संक्षेप में बताता है। मानव शरीर को चलने फिरने के लिए बनाया गया है। इसे दिन का अधिकांश समय बैठकर या लेटकर बिताने के लिए नहीं बनाया गया। फिर भी उम्र बढ़ने के साथ कई लोग धीरे धीरे अधिक निष्क्रिय जीवन शैली अपनाने लगते हैं। वे अपनी गतिविधियों को कम करते करते दिन का अधिकांश समय कुर्सी या सोफे पर बिताने लगते हैं और केवल बुनियादी कामों के लिए ही उठते हैं। जब यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो शरीर प्रभावित होने लगता है। गतिविधि की कमी मांसपेशियों के द्रव्यमान में कमी को तेज कर सकती है, संतुलन को घटा सकती है और गिरने के जोखिम को बढ़ा सकती है। कुछ मामलों में एक छोटी सी चोट, दिनचर्या में बदलाव या यहां तक कि सेवानिवृत्ति भी शारीरिक गतिविधि में अचानक कमी ला सकती है। कुछ ही महीनों में
इस कमी के कारण चलने फिरने और आत्मनिर्भरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा एक निश्चित आयु के बाद निष्क्रियता केवल मांसपेशियों को ही प्रभावित नहीं करती, हड्डियां भी प्रभावित हो सकती हैं। जब शरीर नियमित रूप से नहीं चलता तो हड्डियों की घनत्व धीरे धीरे कम हो सकती है, जिससे समय के साथ अस्थितंत्र अधिक नाजुक हो जाता है। इसलिए दैनिक जीवन में कुछ स्तर का नियमित आंदोलन और गतिविधि बनाए रखना वर्षों के साथ स्वतंत्रता और स्वास्थ्य को बनाए रखने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजियों में से एक है। उम्र के साथ मांसपेशियों के द्रव्यमान में होने वाली क्रमिक कमी, जिसे सार्कोपीनिया कहा जाता है, तब अधिक तेजी से बढ़ सकती है जब शरीर नियमित रूप से सक्रिय नहीं रहता। हालांकि यह प्रक्रिया अनिवार्य रूप से तेज हो ऐसा जरूरी नहीं है। यहां तक कि साधारण शारीरिक गतिविधि भी बड़ा अंतर ला सकती है। घंटों जिम में बिताना या बहुत कठिन व्यायाम करना आवश्यक नहीं है। सप्ताह में 4 या 5 बार लगभग 30 मिनट की साधारण सैर भी महत्वपूर्ण लाभ दे सकती है। पड़ोस, पार्क या किसी नजदीकी स्थान पर टहलना भी वर्षों के साथ गतिशीलता, आत्मनिर्भरता और जीवन की बेहतर गुणवत्ता बनाए रखने में मदद कर सकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी शरीर का सक्रिय होना मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालता है। जब शरीर चलता फिरता है तो मस्तिष्क एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे रसायन छोड़ता है, जो सुख समृद्धि की भावना से जुड़े होते हैं। ये पदार्थ मनोदशा को संतुलित करने, प्रेरणा को मजबूत करने और उद्देश्य की भावना को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके विपरीत, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है तो मस्तिष्क को संकेत मिलता है कि उसे इन उत्तेजनाओं को उतनी तीव्रता से उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। समय के साथ उदासीनता, ऊर्जा की कमी या उन गतिविधियों में रुचि का कम होना दिखाई दे सकता है जो पहले आनंददायक लगती थीं। कई लोग इन परिवर्तनों को उम्र का स्वाभाविक परिणाम मान लेते हैं, जबकि कई बार वे केवल गतिविधि की कमी से जुड़े होते हैं। मुझे 72 वर्ष के एक व्यक्ति का मामला याद है, जिसकी पत्नी चिंतित होकर परामर्श के लिए आई थी। उसने बताया कि सेवानिवृत्ति के 1.5 साल बाद उसके पति पूरी तरह बदल गए थे। उन्होंने बाहर जाना लगभग छोड़ दिया था, अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया था और दिन का अधिकांश समय टेलीविजन के सामने बिताने लगे थे। उन्हें सोने में कठिनाई हो रही थी और उनकी भूख भी काफी कम हो गई थी। पत्नी को लगा कि शायद वह अवसाद के दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें दवा की आवश्यकता हो सकती है। जब मैंने उनसे बातचीत की और उनकी दैनिक दिनचर्या को समझने की कोशिश की तो एक महत्वपूर्ण बात सामने आई। सेवानिवृत्ति से पहले वे हर दिन पैदल चलकर काम पर जाते थे, लगभग 20 मिनट जाने में और 20 मिनट लौटने में। यह कोई औपचारिक व्यायाम नहीं था, लेकिन इसमें शरीर की गतिविधि, खुली हवा, प्राकृतिक रोशनी और आसपास के वातावरण से संपर्क शामिल था। जैसे ही उन्होंने काम छोड़ दिया, यह आदत अचानक पूरी तरह समाप्त हो गई। अनजाने में उन्होंने अपने जीवन से दैनिक गतिविधि के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक को हटा दिया था। मैंने उन्हें एक बहुत ही सरल बदलाव का सुझाव दिया। 1 महीने तक हर सुबह टहलने के लिए बाहर निकले। मैंने दूरी या समय का कोई लक्ष्य नहीं दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि वे घर से बाहर निकले, आराम से चले और जब उन्हें लगे कि पर्याप्त हो गया है तब वापस आ जाए। पहले कुछ दिनों में वे मुश्किल से 10 मिनट चलते थे, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए उन्होंने अपनी दूरी बढ़ानी शुरू कर दी। 2 हफ्तों के बाद वे लगभग आधे घंटे तक टहलने लगे। 1 महीने बाद उनकी पत्नी ने मुझे फिर फोन किया और बताया कि उन्हें स्पष्ट बदलाव दिखाई दे रहा है। वे बेहतर सोने लगे थे, उनकी भूख बढ़ गई थी और उन्होंने एक पुराने दोस्त से फिर संपर्क किया था ताकि साथ में कॉफी पीने जा सके। यह उदाहरण एक महत्वपूर्ण बात दिखाता है। पूरी तरह से गतिविधि छोड़ देना शरीर और भावनात्मक स्थिति दोनों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए समय के साथ बनाए रखने वाली सबसे मूल्यवान आदतों में से एक है सक्रिय रहना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि चलने की गति धीमी है या शुरुआत में केवल कुछ मिनट ही चल पाते हैं। यहां तक कि छोटे छोटे रास्ते जैसे गली के कोने तक जाना और वापस आना भी एक अच्छी शुरुआत बन सकते हैं। समय के साथ शरीर और मन अक्सर इस छोटे से दैनिक निर्णय पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन एक और पहलू भी है जो उतना ही महत्वपूर्ण है, और वह है वर्षों के साथ
मन का उपयोग करने का तरीका। कई लोग यह मान लेते हैं कि एक निश्चित उम्र के बाद नई चीजें सीखना संभव नहीं होता। अक्सर यह सोचा जाता है कि मस्तिष्क एक भरी हुई डिस्क की तरह है जिसमें अब और जानकारी संग्रहित नहीं हो सकती। लेकिन यह विश्वास न केवल गलत है बल्कि हानिकारक भी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति इस विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह अपने मन को उत्तेजित करना बंद कर देता है और मस्तिष्क धीरे धीरे अपनी गतिविधि कम करने लगता है। न्यूरोसाइंस के शोध ने एक रोचक तथ्य दिखाया है। मस्तिष्क पूरे जीवन भर अनुकूलन करने और नई न्यूरल कनेक्शन बनाने की क्षमता बनाए रखता है। इस घटना को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इस क्षमता के कारण मन उन्नत आयु में भी सीख सकता है, अनुकूलित हो सकता है और विकसित होता रह सकता है। इसकी कुंजी है उसे ऐसे अनुभव देना जो उसे चुनौती दें। इसका मतलब यह नहीं है कि जटिल अध्ययन करने या फिर से विश्वविद्यालय जाने की आवश्यकता है। छोटे छोटे दैनिक बदलाव भी मानसिक प्रशिक्षण का काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सामान्य से अलग प्रकार की किताब पढ़ना, नई रेसिपी बनाना, रोजाना चलने के रास्ते को बदलना या क्रॉसवर्ड और सुडोकू जैसे पहेलियां हल करना। अलग तरह का संगीत सुनना, फोन की नई सुविधाएं सीखना या रचनात्मक गतिविधियां करना भी मस्तिष्क को सक्रिय कर सकता है। इन अनुभवों में से हर एक नया तत्व लाता है और मन को सक्रिय बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। कई अध्ययनों में दिलचस्प परिणाम देखे गए हैं जब बुजुर्ग लोग नई कौशल सीखते हैं। कुछ प्रयोगों में, उदाहरण के लिए, 70 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों ने बिना किसी पूर्व अनुभव के बुनियादी संगीत वाद्य यंत्र सीखना शुरू किया। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद संज्ञानात्मक परीक्षणों में न केवल संगीत कौशल में सुधार दिखा बल्कि स्मृति, एकाग्रता और जानकारी को तेजी से संसाधित करने की क्षमता में भी सुधार देखा गया। केवल किसी नई चीज का सामना करने से ही मस्तिष्क में नए नेटवर्क सक्रिय हो गए। इसके विपरीत, हमेशा एक ही दिनचर्या में जीना उल्टा प्रभाव डाल सकता है। जब हर दिन बिल्कुल वही गतिविधियां दोहराई जाती हैं तो मस्तिष्क को किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता। उत्तेजना की यह कमी धीरे धीरे गिरावट का कारण बन सकती है जो लंबे समय तक ध्यान में नहीं आती। कभी कभी यह छोटे छोटे भूलने से शुरू होता है, जैसे चाबियां कहाँ रखी हैं यह याद न रहना या बातचीत का क्रम भूल जाना। कई लोग इसे केवल उम्र का परिणाम मान लेते हैं, जबकि कभी कभी यह मानसिक उत्तेजना की कमी से भी जुड़ा होता है। इसीलिए एक सरल रणनीति यह है कि दैनिक जीवन में छोटी छोटी नई चीजें शामिल की जाए। बड़े बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, बस हर दिन कुछ अलग करना पर्याप्त है। कुछ ऐसा जो जिज्ञासा जगाए, सोचने के लिए प्रेरित करे या ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पैदा करे। नई चीज सीखते समय जो हल्की चुनौती महसूस होती है वह कमजोरी का संकेत नहीं होती, बल्कि अक्सर यह संकेत होता है कि मस्तिष्क अभी भी सक्रिय है और काम कर रहा है। अब तक हमने जिस चीज के बारे में बात की है, शारीरिक गतिविधि और मानसिक उत्तेजना, वे वर्षों के साथ स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन 70 वर्ष के बाद जीवन का एक और पहलू है जिसे यदि अनदेखा किया जाए तो यह स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। यह ऐसी चीज है जिसकी हर इंसान को आवश्यकता होती है, लेकिन कई बुजुर्ग लोग इसे अनजाने में खो देते हैं। दूसरों के साथ संबंध और जुड़ाव। कुछ समय पहले मुझे एक ऐसा आंकड़ा मिला जिसने मुझे गहराई से चौंका दिया। इतने वर्षों तक मानव व्यवहार का अध्ययन करने के बाद किसी आंकड़े से प्रभावित होना आसान नहीं होता। कई शोधों ने संकेत दिया है कि बुजुर्गों में लंबे समय तक रहने वाला अकेलापन स्वास्थ्य पर ऐसे प्रभाव डाल सकता है जो कुछ प्रसिद्ध हानिकारक आदतों के समान होते हैं। दूसरे शब्दों में, लगातार सामाजिक अलगाव शरीर को ऐसे तरीकों से प्रभावित कर सकता है जिनकी कई लोग कल्पना भी नहीं करते। लंबे समय तक मानव संपर्क की कमी को शरीर में सूजन की प्रक्रियाओं में वृद्धि, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, हृदय संबंधी समस्याओं के अधिक जोखिम और तेज संज्ञानात्मक गिरावट से जोड़ा गया है। यहां तक कि यह भी देखा गया है कि समय के साथ कुछ बीमारियों की संभावना पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसके बावजूद जब वृद्धावस्था में हानिकारक आदतों की बात होती है तो सामाजिक अलगाव को शायद ही कभी
सबसे महत्वपूर्ण कारकों में गिना जाता है। आमतौर पर भोजन, व्यायाम, तंबाकू या शराब की बात की जाती है, लेकिन अकेलेपन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। फिर भी कई लोगों के लिए इस जीवन चरण में अकेलापन सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन जाता है, और सबसे कठिन बात यह है कि यह अक्सर धीरे धीरे प्रकट होता है। कभी कभी यह तब शुरू होता है जब कोई करीबी मित्र बीमार पड़ जाता है या उसका निधन हो जाता है और वह बाहर जाना बंद कर देता है। अन्य मामलों में बच्चे दूर रहते हैं या अपने कामों में व्यस्त होते हैं, पड़ोस बदल जाता है, पड़ोसी वही नहीं रहते, या वह दैनिक संपर्क समाप्त हो जाता है जो पहले काम के दौरान होता था। ऐसा भी हो सकता है कि जीवन साथी के निधन के बाद वह घर, जो पहले बातचीत और गतिविधियों से भरा रहता था, अचानक शांत और खाली हो जाए। समय के साथ कई दिन ऐसे बीत सकते हैं जब किसी अन्य व्यक्ति के साथ वास्तविक बातचीत ही नहीं होती। अक्सर टेलीविजन ही एकमात्र स्थायी साथी बन जाता है। धीरे धीरे कुछ लोग इस स्थिति के आदी हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन सच्चाई यह है कि मानव जीवन के संतुलन और सुख समृद्धि के लिए सामाजिक संपर्क एक मूलभूत आवश्यकता है। मानवीय बातचीत शरीर में वास्तविक जैविक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती है। जब हम किसी से बात करते हैं, साथ हंसते हैं या किसी के साथ निकटता महसूस करते हैं, तो मस्तिष्क ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन छोड़ता है जो संबंध और विश्वास से जुड़े होते हैं। यह हार्मोन कई प्रक्रियाओं में भाग लेता है जो समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। देखा गया है कि यह रक्तचाप को संतुलित करने, नींद की गुणवत्ता सुधारने, तनाव के स्तर को कम करने और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है। मुझे लगभग 75 वर्ष की एक महिला का मामला याद है जो गंभीर अनिद्रा की समस्या के कारण परामर्श के लिए आई थी। कई महीनों से वह हर रात केवल कुछ ही घंटे सो पाती थी। वह पहले ही अपने डॉक्टर से मिल चुकी थी और नींद की दवाएं भी ले चुकी थी, लेकिन दवाओं से दिन में उनींदापन तो होता था, पर समस्या समाप्त नहीं होती थी। जब मैंने उनसे शांति से बात की और उनके जीवन के बारे में थोड़ा और जाना, तो एक महत्वपूर्ण बात सामने आई। उनकी नींद की समस्या तब शुरू हुई थी जब उनकी सबसे करीबी मित्र अपने बच्चों के पास रहने के लिए दूसरे शहर चली गई थी। वह मित्र ही उनका लगभग एकमात्र निकट सामाजिक संबंध थी। उनके पति का कई वर्ष पहले निधन हो चुका था और बच्चों से संपर्क केवल कभी कभार फोन कॉल तक सीमित था। वे अपना अधिकांश समय घर में अकेले बिताती थीं। उनके मामले में अनिद्रा किसी शारीरिक समस्या से अधिक गहरे सामाजिक अलगाव से जुड़ी हुई लग रही थी। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह अकेला महसूस करता है, तो मस्तिष्क उस स्थिति को असुरक्षा के रूप में भी समझ सकता है। विकासवादी दृष्टिकोण से मनुष्य समूहों में रहने के आदी रहे हैं और अलगाव कभी कभी ऐसे सतर्कता तंत्र को सक्रिय कर देता है जो शरीर को पूरी तरह शांत होने और सोने नहीं देता। मैंने उन्हें एक सरल सुझाव दिया, किसी ऐसी सामाजिक गतिविधि में शामिल होने की कोशिश करें जो उन्हें पसंद हो। यह एक पुस्तक क्लब हो सकता था, हस्तकला की कार्यशाला, पैदल चलने वाला समूह या कोई भी ऐसा स्थान जहां वे नियमित रूप से अन्य लोगों के साथ बातचीत कर सके। शुरुआत में उन्होंने कुछ झिझक दिखाई। उन्हें शर्म महसूस हो रही थी। वे सोचती थीं कि इस उम्र में नए दोस्त बनाना कठिन है और वे किसी को असुविधा नहीं देना चाहती थीं। यह प्रतिक्रिया वास्तव में बहुत सामान्य है। कई बुजुर्ग लोग यह मानने लगते हैं कि साथ ढूंढना शायद उचित नहीं है या उन्हें अकेलेपन की आदत डाल लेनी चाहिए। लेकिन यह सोच अक्सर एक ऐसी दीवार बन जाती है जो व्यक्ति को अपने जीवन के लिए आवश्यक सामाजिक जुड़ाव वापस पाने से रोक देती है। आखिरकार उन्होंने अपने पड़ोस में मिलने वाले वरिष्ठ नागरिकों के एक पैदल चलने वाले समूह में शामिल होने का निर्णय लिया। वे सप्ताह में कई बार एक साथ लगभग 1 घंटा चलते थे और उसके बाद पास की एक कैफेटेरिया में बैठकर बातचीत करते थे। कुछ ही सप्ताहों में उन्हें अपने भीतर अधिक उत्साह और जुड़ाव महसूस होने लगा। लगभग 1.5 महीने बाद उन्होंने मुझे बताया कि अब वे बिना दवा के लगभग 7 घंटे सो पा रही थीं। यह उदाहरण एक महत्वपूर्ण बात दिखाता है। लंबे समय तक रहने वाला अलगाव भावनात्मक और शारीरिक दोनों तरह के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
इसलिए रिश्तों को बनाए रखना, साझा गतिविधियों में भाग लेना या केवल अन्य लोगों से बातचीत करना भी जीवन की गुणवत्ता पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। कभी कभी सबसे बड़ी बाधा अवसरों की कमी नहीं होती, बल्कि पहला कदम उठाने में झिझक होती है। किसी को फोन करना, किसी गतिविधि में शामिल होना या किसी नए समूह में जाना शुरुआत में असहज लग सकता है, लेकिन वही छोटा सा कदम ऐसे अनुभवों के द्वार खोल सकता है जो दैनिक जीवन को बदल देते हैं। अब एक और पहलू है जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है, और शायद वह सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। यह उस तरीके से जुड़ा है जिससे कोई व्यक्ति अपने बारे में सोचता है और अपने भीतर हर दिन जो संवाद करता है। यदि इस सोच पर ध्यान नहीं दिया जाए तो पहले दिए गए कई सुझाव अपना प्रभाव खो सकते हैं। हम इसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले एक और विषय पर ध्यान देना उचित होगा जिसे लगभग हर व्यक्ति जानता हुआ मानता है, लेकिन व्यवहार में हमेशा सही ढंग से लागू नहीं करता। भोजन। मैं आपको अनुमति और निषेध वाले खाद्य पदार्थों की लंबी सूची नहीं दूंगा, न ही सख्त डाइट या कैलोरी गिनने की बात करूंगा। इस प्रकार की सलाह इतनी बार दोहराई जा चुकी है कि कई लोगों ने उसे अनगिनत बार सुना है, फिर भी उनके व्यवहार में वास्तविक बदलाव नहीं आता। मैं आपको एक अलग दृष्टिकोण से सोचने का निमंत्रण देना चाहता हूं, ऐसा दृष्टिकोण जो पोषण से अधिक इस बात से जुड़ा है कि हम भोजन के साथ कैसा संबंध रखते हैं। समय के साथ कई लोग केवल भूख लगने पर ही नहीं खाते। अक्सर वे आदत के कारण, ऊब के कारण, चिंता के कारण या केवल दिनचर्या के कारण खाते हैं। कभी कभी भोजन इसलिए सामने आ जाता है क्योंकि समय हो गया है, क्योंकि टेलीविजन चल रहा है और हाथ बिना सोचे कुछ खाने को ढूंढ लेता है, या क्योंकि दिन में यही कुछ उपलब्ध सुखों में से एक लगता है। जब भोजन मुख्य रूप से इन भावनाओं से जुड़ जाता है तो वह समस्या बन सकता है। केवल यह महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या खाया जा रहा है, बल्कि यह भी कि क्यों और किस तरीके से खाया जा रहा है। यह भी काफी सामान्य है कि कुछ लोग विशेष रूप से एक निश्चित उम्र के बाद बिना ध्यान दिए चीनी का सेवन बढ़ा देते हैं। सुबह की कॉफी के साथ मीठी रोटी, बीच बीच में बिस्कुट, भोजन के बाद मिठाई और सोने से पहले कुछ मीठा, ये सब छोटे छोटे विवरण लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ यह एक स्थायी पैटर्न बन जाता है। कई बार कोई इसे प्रश्न नहीं करता क्योंकि लोग सोचते हैं कि एक निश्चित उम्र के बाद इन छोटी खुशियों को सीमित करने का कोई अर्थ नहीं है। फिर भी अत्यधिक चीनी का सेवन लगातार सूजन, चयापचय संबंधी समस्याओं या हृदय रोग जैसी स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान दे सकता है, विशेषकर ऐसे शरीर में जो पहले की तुलना में कम ऊर्जा भंडार के साथ काम कर रहा होता है। फिर भी मुख्य बात केवल यह नहीं है कि क्या खाया जाता है, बल्कि यह है कि भोजन के साथ हमारा भावनात्मक संबंध कैसा है। जब कोई व्यक्ति ऊब या चिंता के जवाब में खाना खाता है तो वास्तव में वह एक ऐसे खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा होता है जिसका कारण अक्सर कुछ और होता है। कई बार यह खालीपन शारीरिक गतिविधि की कमी, मानसिक उत्तेजना की कमी, सामाजिक संपर्क की अनुपस्थिति या दैनिक जीवन में उद्देश्य के अभाव से जुड़ा होता है। जब ये पहलू संतुलित होते हैं तो भोजन के साथ संबंध भी अधिक स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाता है, बिना किसी कठोर अनुशासन के। इस संदर्भ में कुछ सरल कदम बहुत मदद कर सकते हैं। उनमें से एक सबसे बुनियादी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है पर्याप्त पानी पीना। उम्र बढ़ने के साथ प्यास की भावना कम हो सकती है, जिससे कई लोग अपने शरीर की आवश्यकता से कम पानी पीते हैं। यह हल्का निर्जलीकरण जो अक्सर ध्यान में नहीं आता, थकान, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई पैदा कर सकता है। इसलिए दिन भर अपने पास पानी रखना और नियमित रूप से पीना, भले ही प्यास बहुत अधिक महसूस न हो, समग्र स्वास्थ्य में स्पष्ट सुधार ला सकता है। एक और उपयोगी आदत है दैनिक भोजन में अधिक प्राकृतिक खाद्य पदार्थ शामिल करना। फल, सब्जियां, दालें और फाइबर से भरपूर अन्य खाद्य पदार्थ शरीर को महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि एक ही दिन में पूरी आहार व्यवस्था बदल दी जाए, बल्कि बस यह देखना कि थाली में विविधता और रंग है या नहीं, और क्या उसमें ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं जो सीधे प्रकृति से आते हैं, न कि केवल औद्योगिक रूप से बने उत्पाद। अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ
जो चमकदार पैकेटों में आते हैं और लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, अक्सर नमक, चीनी और वसा की अधिक मात्रा रखते हैं, जिन्हें बढ़ती उम्र के साथ शरीर के लिए पचाना अधिक कठिन हो सकता है। इसके अलावा एक और पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, खाने का तरीका। भोजन को एक सजग अनुभव के रूप में लेना बड़ा अंतर ला सकता है। मेज पर बैठकर खाना, टीवी बंद करना, धीरे धीरे चबाना और भोजन के स्वाद और बनावट पर ध्यान देना शरीर को भोजन को बेहतर ढंग से पचाने में मदद करता है। जब संभव हो, दूसरों के साथ भोजन करना भी इस अनुभव को अधिक सुखद बना सकता है। यह सरल अभ्यास पाचन, तृप्ति की भावना और भोजन के बाद के मनोभाव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु प्रोटीन के सेवन से जुड़ा है। कई लोग मानते हैं कि उम्र के साथ प्रोटीन की आवश्यकता कम हो जाती है, जबकि वास्तव में अक्सर इसका उल्टा होता है। शरीर को मांसपेशियों को बनाए रखने, हड्डियों की मजबूती और प्रतिरक्षा प्रणाली के सही कामकाज के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फिर भी कुछ बुजुर्ग लोग इसका सेवन कम कर देते हैं, कभी इसलिए कि कुछ खाद्य पदार्थ पकाना कठिन लगता है, कभी चबाने में कठिनाई होती है या कभी भूख कम हो जाती है। सरल विकल्पों में अंडे, दालें, दही, पनीर या मेवे शामिल हैं, जिन्हें संतुलित आहार में आसानी से जोड़ा जा सकता है। संभव है कि यह सब बहुत साधारण लगे, चलना, पानी पीना, बेहतर भोजन करना और लोगों के साथ संपर्क बनाए रखना, लेकिन यही साधारण बातें अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। वास्तव में यही आदतें जीवन के किसी भी चरण में स्वास्थ्य की बुनियाद बनती हैं। जैसे किसी इमारत की नींव कमजोर हो जाए तो पूरी संरचना प्रभावित हो सकती है, वैसे ही जब ये बुनियादी आदतें कमजोर होती हैं तो बाकी सब भी प्रभावित हो सकता है। अब एक और विषय है जिसके बारे में बात करते समय कुछ असहजता महसूस होती है, नींद। कई बुजुर्ग लोग खराब नींद को एक अपरिहार्य चीज मान लेते हैं। मेरी उम्र में अच्छी नींद नहीं आती, या मैं कम सोता हूं लेकिन यही सामान्य है। ऐसी बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि लगातार खराब नींद किसी भी उम्र में सामान्य नहीं मानी जानी चाहिए। यह सच है कि उम्र के साथ नींद के पैटर्न बदल सकते हैं। गहरी नींद के चरण कम हो सकते हैं और रात में अधिक बार जागना भी संभव है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बहुत कम सोना या हर सुबह थका हुआ उठना सामान्य मान लिया जाए। लंबे समय तक खराब गुणवत्ता वाली नींद कई स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी हुई पाई गई है, जैसे संज्ञानात्मक कठिनाइयां, मनोदशा में बदलाव और हृदय संबंधी समस्याएं। नींद के दौरान शरीर में बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। जब हम सोते हैं तब मस्तिष्क ऐसे तंत्र सक्रिय करता है जो दिन भर जमा हुई अपशिष्ट पदार्थों को साफ करने में मदद करते हैं। यदि नींद पर्याप्त न हो या बार बार टूटती रहे तो यह प्रक्रिया उतनी प्रभावी ढंग से नहीं हो पाती और शरीर पूरी तरह से पुनः स्थापित नहीं हो पाता। कभी कभी दिन में बहुत लंबी झपकी लेना रात की नींद में बाधा बन जाता है। हालांकि छोटी झपकी फायदेमंद हो सकती है, लेकिन दोपहर में बहुत देर तक सोना शरीर की प्राकृतिक नींद की लय को बिगाड़ सकता है और रात में सोने की तैयारी को कठिन बना देता है। इसलिए आराम के समय और नींद की गुणवत्ता पर ध्यान देना भी वर्षों के साथ स्वास्थ्य बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। झपकी को पूरी तरह समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में लगभग 20 या 30 मिनट का छोटा आराम लाभदायक हो सकता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब यह आराम बहुत लंबा हो जाता है। कुछ लोग दोपहर में लेटते हैं और कई घंटे तक सो जाते हैं। फिर जब रात आती है तो नींद ही नहीं आती। वे देर रात तक टीवी देखते रहते हैं, आधी रात के बाद सोते हैं, ठीक से आराम नहीं कर पाते और अगले दिन थके हुए उठते हैं। फिर वही थकान उन्हें फिर से लंबी झपकी लेने की ओर ले जाती है। धीरे धीरे यह एक ऐसा चक्र बन जाता है जो रात की नींद की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, जबकि वही नींद वास्तव में शरीर को पुनः स्थापित करने में मदद करती है। एक और आदत जो नींद को प्रभावित कर सकती है वह है सोने से पहले स्क्रीन का उपयोग। कई लोग अपने कमरे में टीवी चालू रखते हैं या फोन को बिस्तर के पास रखते हैं। इन उपकरणों से निकलने वाली रोशनी मस्तिष्क को संकेत देती है, जिससे उसका आंतरिक घड़ी तंत्र भ्रमित हो सकता है
और उसे लगता है कि अभी भी दिन है। इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन का उत्पादन बाधित हो जाता है, जो शरीर को सोने के लिए तैयार करने में मदद करता है। जब यह प्राकृतिक संकेत लगातार बाधित होता है तो गहरी और आरामदायक नींद प्राप्त करना कठिन हो जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक और महत्वपूर्ण कारक भी होता है, वे चिंताएं जो रात के समय सामने आती हैं। कई बुजुर्ग लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब सब कुछ शांत हो जाता है तो वे अलग अलग बातों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं जो उन्हें चिंता में डाल देती हैं। ये बातें स्वास्थ्य, परिवार, वित्त या भविष्य से जुड़ी हो सकती है। ऐसी चिंताएं शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन के उत्पादन को सक्रिय करती हैं, जो तनाव से जुड़ा होता है। जब शरीर में इस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है तो आराम करना और नींद आना कहीं अधिक कठिन हो जाता है। सौभाग्य से कुछ सरल अभ्यास ऐसे हैं जो आरामदायक नींद में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है नियमित समय बनाए रखना। हर दिन लगभग एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करना शरीर की आंतरिक घड़ी को अधिक संतुलित तरीके से काम करने में मदद करता है। यहां तक कि सप्ताहांत में भी समान दिनचर्या बनाए रखना नींद की गुणवत्ता में बड़ा अंतर ला सकता है। दोपहर की झपकी को भी सीमित रखना उपयोगी होता है और बेहतर है कि वह दोपहर के मध्य से पहले ली जाए। इस तरह दिन का आराम रात की नींद में बाधा नहीं बनता। एक और उपयोगी सलाह यह है कि सोने से कम 1 घंटा पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर दिया जाए। स्क्रीन देखने के बजाय अधिक शांत गतिविधियां चुनी जा सकती हैं, जैसे किताब पढ़ना, हल्का संगीत सुनना या श्वास संबंधी अभ्यास करना, जो शरीर को आराम के लिए तैयार करते हैं। एक और बहुत सरल रणनीति भी है जो आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी हो सकती है। सोने से पहले कुछ मिनट लेकर एक नोटबुक में वह सब लिख लेना जो मन में चिंता पैदा कर रहा है या बार बार विचारों में आ रहा है। इसका उद्देश्य उस समय समस्याओं को हल करना नहीं है, बल्कि केवल उन्हें मन से निकालकर कागज पर दर्ज करना है। यह छोटा सा कदम मस्तिष्क को यह संकेत दे सकता है कि ये विचार व्यवस्थित हो चुके हैं और उन्हें रात भर दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आराम करना कोई वैकल्पिक विलासिता नहीं है, यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। नींद का ध्यान रखना मतलब है मस्तिष्क के कार्य, स्मृति, मनोदशा और समग्र जीवन गुणवत्ता का ध्यान रखना। अब 2 अंतिम पहलू ऐसे हैं जिन्हें मैं विशेष रूप कई जांच कराई और सभी परिणामों ने दिखाया कि उनका स्वास्थ्य अच्छा था। जब उन्होंने इस बात पर विचार करना शुरू किया कि उन्हें वास्तव में क्या पसंद है, तो एक विचार सामने आया जो कई वर्षों से उनके मन में था। वे हमेशा पढ़ाना चाहते थे। भले ही उनका पेशेवर जीवन शिक्षण से जुड़ा नहीं था, लेकिन ज्ञान साझा करने का विचार उन्हें उत्साहित करता था। अंततः उन्होंने अपने पड़ोस के एक सामुदायिक केंद्र में किशोरों को गणित की मुफ्त कक्षाएं देना शुरू किया। सप्ताह में केवल 2 शाम। परिवर्तन स्पष्ट था। कुछ तैयार करने के लिए से महत्वपूर्ण मानता हूं। ये आदतें बाहर से दिखाई नहीं देती क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होती हैं, लेकिन वे इस बात को गहराई से प्रभावित कर सकती हैं कि कोई व्यक्ति हर दिन को कैसे जीता है। पहला पहलू उस चीज से जुड़ा है जो लगातार होती रहती है, लेकिन अक्सर अनदेखी रह जाती है। वह तरीका जिससे कोई व्यक्ति स्वयं से बात करता है। कई लोग अपने आप से बहुत कठोर विचारों में बात करने की आदत विकसित कर लेते हैं, जैसे वाक्य, अब मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं दूसरों पर बोझ हूं, या मेरी उम्र में नई चीजें आजमाने का कोई अर्थ नहीं है। मन में बार बार दोहराए जा सकते हैं। भले ही ये विचार साधारण या क्षणिक लगें, वास्तव में इनका गहरा प्रभाव होता है। जो शब्द व्यक्ति स्वयं से कहता है वे ऐसे संदेश बन जाते हैं जिन्हें मस्तिष्क धीरे धीरे एक संदर्भ की तरह स्वीकार करने लगता है। जब कोई व्यक्ति लगातार अपने बारे में नकारात्मक विचार दोहराता है तो उसका व्यवहार भी उसी विश्वास के अनुसार ढलने लगता है। धीरे धीरे नई चीजें करने की इच्छा कम हो जाती है, चलने फिरने का मन नहीं करता, गतिविधियों में भाग लेने की प्रेरणा घट जाती है और अलग अलग अनुभवों की तलाश भी कम हो जाती है। मनोविज्ञान में इसे ऐसी भविष्यवाणी कहा जाता है जो अंततः स्वयं ही सच हो जाती है। अपने पेशेवर अनुभव के दौरान मैंने एक बहुत दिलचस्प बात देखी है।
समान आयु के लोग, लगभग समान स्वास्थ्य स्थिति और यहां तक कि समान आर्थिक संसाधनों के बावजूद केवल इस आधार पर बिल्कुल अलग जीवन जी सकते हैं कि वे स्वयं से किस प्रकार बात करते हैं। मैंने 80 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे लोगों को देखा है जो हर दिन उत्साह के साथ शुरू करते हैं और सोचते हैं कि वे क्या कर सकते हैं या क्या सीख सकते हैं। वहीं मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो उनसे काफी कम उम्र के होते हुए भी स्वयं को तिरस्कार से देखते हैं और ऐसे जीते हैं जैसे उन्हें भविष्य से कोई अपेक्षा ही ना हो। सोचने का तरीका ऊर्जा, प्रेरणा और जीवन के प्रति दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव डालता है। इस आंतरिक संवाद को बदलना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर तब जब कई दशकों तक व्यक्ति ने स्वयं की आलोचना करने या स्वयं को कमतर मानने की आदत बना ली हो। बहुत से लोग ऐसे वातावरण में बड़े हुए होते हैं जहां आलोचना अधिक और प्रशंसा कम होती थी, इसलिए वह नकारात्मक आंतरिक आवाज परिचित बन जाती है। फिर भी अभ्यास और जागरूकता के साथ इसे बदला जा सकता है। पहला कदम यह है कि दिन भर व्यक्ति अपने भीतर होने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू करे। बहुत से लोग इन स्वचालित विचारों से परिचित ही नहीं होते। जब कोई नकारात्मक या अपमानजनक आंतरिक वाक्य सामने आए तो एक क्षण रुककर उसे अधिक संतुलित तरीके से दोबारा व्यक्त करना उपयोगी हो सकता है। इसका मतलब कठिनाइयों को नकारना नहीं है, बल्कि अपने आप से उसी समझदारी और सहानुभूति के साथ बात करना है जैसी किसी प्रिय व्यक्ति से की जाती है। उदाहरण के लिए, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता कहने के बजाय सोचा जा सकता है, कुछ चीजें अब मेरे लिए कठिन हैं, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ रहा हूं। मैं बेकार हूं कहने की जगह इसे बदला जा सकता है, मैं नई परिस्थितियों के साथ खुद को ढालना सीख रहा हूं। आंतरिक भाषा में यह छोटा परिवर्तन धीरे धीरे उस तरीके को बदल सकता है जिससे व्यक्ति स्वयं को देखता है। एक सरल अभ्यास है जिसे मैं अक्सर सुझाता हूं और जिसे कई लोग उपयोगी पाते हैं। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी बातों को लिखना जो दिन के दौरान अच्छी हुई हों। ये असाधारण उपलब्धियां होना आवश्यक नहीं है, वे साधारण बातें भी हो सकती हैं, जैसे टहलने जाना, किसी से बातचीत करना या कोई छोटा काम पूरा करना। यह आदत मन को सकारात्मक चीजों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित करती है और केवल नकारात्मक बातों पर ध्यान देने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को संतुलित करती है। इनका असाधारण होना आवश्यक नहीं है, वे सरल चीजें हो सकती हैं, जैसे ऐसा भोजन बनाना जिसका आपने आनंद लिया, टहलने जाना भले ही शुरुआत में आपका मन न हो, या किसी परिवार के सदस्य को फोन करके थोड़ी देर बातचीत करना। हर रात 3 छोटी सकारात्मक बातों को लिखना एक मामूली कार्य लग सकता है, लेकिन समय के साथ यह मन को इस बात पर ध्यान देना सिखाता है कि क्या अच्छा हो रहा है, बजाय इसके कि वह केवल गलतियों या कठिनाइयों पर केंद्रित रहे। ध्यान एक बहुत विशेष तरीके से काम करता है, यह उसी दिशा में जाता है जिस पर उसे केंद्रित किया जाता है। यदि ध्यान लगातार नकारात्मक बातों पर लगाया जाए तो दुनिया की धारणा सीमाओं और समस्याओं से भर जाती है। इसके विपरीत, जब व्यक्ति यह देखना सीखता है कि क्या अच्छा हो रहा है, तो नई संभावनाएं दिखाई देने लगती हैं जो पहले अनदेखी रह जाती थीं। इस विषय से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है। कभी कभी बुजुर्ग लोग नकारात्मक आंतरिक संवाद केवल आदत के कारण ही नहीं, बल्कि उस वातावरण के कारण भी विकसित कर लेते हैं जिसमें वे रहते हैं। कई बार उनके आसपास के लोग, यहां तक कि परिवार के सदस्य भी उनसे अधीरता से बात करते हैं या उन्हें ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वे स्वयं निर्णय लेने में सक्षम न हों। जब ऐसा व्यवहार बार बार होता है तो यह अंततः उस तरीके को प्रभावित कर सकता है जिससे व्यक्ति स्वयं को देखने लगता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार ऐसे शब्द सुनता है जो उसे बेकार या अयोग्य महसूस कराते हैं, तो समय के साथ वह उन्हें सच मानने लग सकता है। यह अनुभव उस व्यक्ति की गलती नहीं होता जो इसे झेल रहा है, लेकिन ऐसे व्यवहार से स्वयं को सुरक्षित रखना सीखना महत्वपूर्ण है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, सम्मान के साथ व्यवहार करने की मांग करना और कुछ सीमाएं निर्धारित करना व्यक्तिगत गरिमा को बनाए रखने में मदद कर सकता है। जीवन का हर चरण सम्मान और समझ के साथ जीने योग्य होता है। अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जिसे मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं,
यह वह आदत है जो पूरी तरह बदल सकती है कि कोई व्यक्ति जीवन के इस चरण को कैसे अनुभव करता है। शुरुआत में मैंने उल्लेख किया था कि लगभग 70 वर्ष की उम्र के आसपास कई लोग एक शांत क्षण से गुजरते हैं जिसमें बिना महसूस किए वे यह मानने लगते हैं कि दुनिया में उनकी भूमिका समाप्त हो चुकी है। लेकिन इस प्रक्रिया का सामना करने का एक शक्तिशाली तरीका मौजूद है। हमने जिन सभी बातों का उल्लेख किया है, शारीरिक गतिविधि, मानसिक उत्तेजना, सामाजिक संबंध, भोजन, आराम और आंतरिक संवाद, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जो इन सबको आगे बढ़ाने वाले इंजन की तरह काम करती है, जीवन में एक उद्देश्य होना। उद्देश्य का अर्थ बस इतना है कि हर सुबह उठते समय यह महसूस हो कि अभी भी कुछ मूल्यवान करने, देने या साझा करने के लिए बाकी है। कुछ संस्कृतियों में यह विचार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जापान में उदाहरण के लिए इसके लिए एक प्रसिद्ध शब्द है इकिगाई। इसका अर्थ है वह कारण जो जीवन को अर्थ देता है और रोजमर्रा की प्रेरणा को जीवित रखता है। यह अवधारणा विशेष रूप से ओकिनावा जैसे स्थानों में जानी जाती है, जो उन क्षेत्रों में से एक है जहां लोग अक्सर बहुत लंबी आयु तक जीवित रहते हैं। वहां बुजुर्ग लोग सामान्य जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहते हैं। कई लोग अपने पोते पोतियों की देखभाल में मदद करते हैं, बगीचे में काम करते हैं, युवा पीढ़ियों के साथ अपना ज्ञान साझा करते हैं या सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। समुदाय के भीतर भूमिका बनाए रखना उन्हें यह महसूस कराता है कि वे अभी भी आवश्यक हैं और उनका अनुभव मूल्यवान है। वर्षों के दौरान मैंने कई बार देखा है कि उद्देश्य की उपस्थिति या अनुपस्थिति कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। कुछ लोग सेवानिवृत्ति के बाद उस दिशा को खो देते हैं जो पहले उनके काम या जिम्मेदारियों से मिलती थी। कुछ मामलों में यह संरचना खो जाने से ऊर्जा और उत्साह तेजी से कम हो जाता है। लेकिन मैंने इसका उल्टा भी देखा है। ऐसे लोग भी हैं जो जीवन के बहुत बाद के चरणों में नई गतिविधियां या रुचियां खोज लेते हैं और आश्चर्यजनक परिवर्तन का अनुभव करते हैं। कभी कभी यह परिवर्तन बहुत सरल चीज से शुरू होता है, जो वे जानते हैं उसे सिखाना, सामुदायिक परियोजनाओं में भाग लेना, नई कौशल सीखना या दूसरों की मदद करने में समय देना। मुझे एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण याद है जिसने कई दशकों तक इंजीनियर के रूप में काम किया था। उन्होंने 67 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति ली और कुछ समय तक वे पूरी तरह दिशाहीन महसूस करते रहे। वे बीमार नहीं थे, लेकिन उनके दिनों में उत्साह भी नहीं था। उन्होंने डॉक्टरों से परामर्श लिया और ऐसे छात्र होना जो उनका इंतजार करते थे और उपयोगी महसूस करने का अवसर, इन सब ने उनकी दैनिक दिनचर्या को बदल दिया। बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं थी, केवल ऐसी गतिविधि खोजने की आवश्यकता थी जो उन्हें फिर से योगदान देने और दूसरों के जीवन का हिस्सा बनने का एहसास दिलाए। यही वह मुख्य संदेश है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उद्देश्य हमेशा कुछ बड़ा या असाधारण होना जरूरी नहीं है। कभी कभी यह बहुत सरल कार्यों में मिल जाता है। एक बगीचे की देखभाल करना, कुछ नया सीखना, दूसरों के साथ समय बिताना या वर्षों में अर्जित अनुभव को साझा करना। महत्वपूर्ण यह है कि यह भावना जीवित रहे कि अभी भी दुनिया को देने के लिए कुछ अर्थपूर्ण है। उस व्यक्ति ने केवल उत्साह ही नहीं पाया, वह बेहतर सोने लगा, अधिक चलने लगा, क्योंकि वह पैदल ही सामुदायिक केंद्र जाता था और कक्षाओं के लिए ऊर्जा बनाए रखने के लिए अपने भोजन पर भी ध्यान देने लगा। उसने विषय तैयार करने के लिए अधिक पढ़ना शुरू किया और वहां के अन्य स्वयंसेवकों से भी संबंध बनाने लगा। धीरे धीरे सब कुछ जुड़ने लगा और उसके जीवन का हर पहलू बेहतर होने लगा। और यह सब एक ही बिंदु से शुरू हुआ, उद्देश्य खोजने से, हर सुबह उठने के कारण को स्पष्ट रूप से समझने से। यही वह बात है जो मैं शुरुआत से कहना चाहता था। 70 वर्ष के बाद सबसे खतरनाक आदत उद्देश्य के बिना जीना है। यह मान लेना कि जीवन का काम समाप्त हो चुका है, कि सब कुछ पीछे रह गया है और अब केवल इंतजार करना है। लेकिन यह उन सबसे हानिकारक झूठों में से एक है जिन पर कोई व्यक्ति विश्वास कर सकता है। जब तक आप जीवित हैं, जब तक आपका हृदय धड़क रहा है, तब तक आपके पास देने के लिए कुछ है। वह कुछ बड़ा भी हो सकता है और बहुत साधारण भी। शायद किसी को सिखाना, किसी की देखभाल करना, कुछ नया बनाना, किसी का साथ देना या बस किसी की बात सुनना।
यह महत्वपूर्ण नहीं कि काम कितना बड़ा है, महत्वपूर्ण यह है कि उसका आपके लिए अर्थ हो और वह आपके दिनों को उद्देश्य दे। यह उद्देश्य हमेशा पैसे या बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ा होना जरूरी नहीं है। कई बार यह बहुत साधारण चीजों में मिलता है। पौधों की देखभाल करना और उन्हें बढ़ते देखना, किसी अकेले दोस्त को फोन करना, किसी के लिए खाना बनाना, लिखना, पोते पोती को कहानी पढ़ना या किसी ऐसी गतिविधि में भाग लेना जो आपके लिए मायने रखती हो। कोई भी चीज जो आपको यह याद दिलाए कि आप अभी भी जीवित हैं, दुनिया का हिस्सा है और आपकी उपस्थिति का मूल्य है। जब किसी व्यक्ति को उद्देश्य मिल जाता है तो एक दिलचस्प बात होती है। बाकी आदतें लगभग अपने आप व्यवस्थित होने लगती हैं। आप अधिक चलते हैं क्योंकि आपके पास कहीं जाने का कारण होता है। आप नई चीजें सीखते हैं क्योंकि आपको उनकी आवश्यकता होती है। आप लोगों से मिलते हैं क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसे साझा करना चाहते हैं। आप बेहतर भोजन करते हैं क्योंकि आपको ऊर्जा चाहिए। आप बेहतर सोते हैं क्योंकि थकान एक सक्रिय और अर्थपूर्ण दिन से आती है, न कि एक खाली दिन से। और आपके अपने आप से बात करने का तरीका भी बदल जाता है क्योंकि आपको यह प्रमाण मिलने लगता है कि आप अभी भी सक्षम हैं और योगदान दे सकते हैं। उद्देश्य होने से सभी बीमारियां समाप्त नहीं होती और न ही कोई अमर बन जाता है, लेकिन यह हर दिन को सचमुच जीने की अनुमति देता है। और अंत में यही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं और यह सब सुना है तो आपने पहले ही एक महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। अपने जीवन, अपनी आदतों और उन चीजों पर ध्यान देना जिन्हें अभी भी बदला जा सकता है, साहस की बात है। सुनना और विचार करना अपने आप में एक उद्देश्य है। स्वयं की देखभाल करने का उद्देश्य और जीवन को गंभीरता से लेने का निर्णय। इस विचार विमर्श में हमने 6 ऐसी आदतों के बारे में बात की है जिन्हें पीछे छोड़ना आवश्यक है यदि कोई इस जीवन चरण को अधिक पूर्णता के साथ जीना चाहता है। पहली है चलना फिरना बंद कर देना। दूसरी है बिना मानसिक उत्तेजना के स्वचालित जीवन जीना। तीसरी है स्वयं को अलग कर लेना और अकेलेपन को अनिवार्य मान लेना। चौथी है बिना जागरूकता के केवल आदत के कारण खाना। पांचवी है नींद की उपेक्षा करना जैसे वह महत्वपूर्ण न हो। और छठी सबसे महत्वपूर्ण है उद्देश्य के बिना जीना। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से किसी भी परिवर्तन के लिए धन, युवावस्था या विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं होती। सब कुछ एक निर्णय से शुरू होता है। यह निर्णय कि आज शुरू करने के लिए एक अच्छा दिन है, कि आज पहला कदम उठाया जा सकता है। यदि इन शब्दों ने आपकी मदद की है, यदि किसी विचार ने आपको सोचने पर मजबूर किया है या आपको कोई नया दृष्टिकोण दिया है, तो इन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी आवश्यकता हो सकती है। यह एक पिता, मां, मित्र, पड़ोसी या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो जीवन के इस चरण से गुजर रहा हो और शायद आज स्वयं को अकेला या दिशाहीन महसूस कर रहा हो। कभी कभी एक सरल विचार किसी के दृष्टिकोण को बदलने की चिंगारी बन सकता है। मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप एक टिप्पणी छोड़कर भाग लें। आप अपनी उम्र लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी आदत पहचानना आपके लिए सबसे कठिन था, या आप आज से कौन सा बदलाव शुरू करना चाहेंगे। हर टिप्पणी इस संदेश को उन और लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है जो इससे लाभ उठा सकते हैं। अंत में मैं एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगा। वर्षों के दौरान मैंने किताबों, शोधों और सम्मेलनों से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सबसे गहरी सीख मुझे उन लोगों से मिली जो परामर्श के दौरान मेरे सामने बैठे। ऐसे लोग जो खुद को हार चुका समझते हुए आए और फिर से खड़े हो गए। ऐसे लोग जो सोचते थे कि सब कुछ खत्म हो गया है और बाद में उन्होंने पाया कि उनके सामने अभी भी बहुत जीवन बाकी है। ऐसे लोग जिन्होंने 70, 80 या यहां तक कि 90 वर्ष की आयु में अपने भीतर एक नया रूप खोजा, अधिक स्वतंत्र, अधिक समझदार और अधिक साहसी। बुढ़ापा कहानी का अंत नहीं है, यह एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है, एक ऐसा अध्याय जो असाधारण बन सकता है यदि आप उन आदतों से मुक्त होने का निर्णय लेते हैं जो आपको सीमित करती हैं। यदि आप चलना, सीखना, दूसरों से जुड़ना, स्वयं की देखभाल करना और सबसे बढ़कर वह उद्देश्य खोजना चुनते हैं जो हर सुबह को अर्थ देता है। कभी भी बहुत देर नहीं होती, कभी नहीं।